कभी कभी इतिहास ना एक बहुत ही छोटे, एक अप्रत्याशित मोड़ से बदल जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे, कैसे एक छूटी हुई परीक्षा ने नंदन नीलेकनी को भारत के डिजिटल भविष्य का एक कह सकते हैं एक एक्सीडेंटल आर्किटेक्ट बना दिया। सब कुछ बस इस एक लाइन से शुरू होता है। मैंने परीक्षा छोड़ दी। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुनने में तो ये किसी हार का बयान लगता है ना, पर असल में ये वो एक पल था जिसने भारत के सबसे बड़े टेक दिग्गजों में से एक का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। भाई, एक छूटी हुई परीक्षा आखिर कैसे एक ग्लोबल टेक कंपनी और फिर एक पूरे के पूरे डिजिटल राष्ट्र के निर्माण की वजह बन सकती है? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा ये किस्मत और अवसर के बारे में है। कैसे एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और उन्होंने नीलेकणी को उनके सही रास्ते पर डाल दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में एक छोटी सी बगावत ने समझिए सब कुछ तय कर दिया। उनके पिता चाहते थे कि वो आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग करें, लेकिन नीलेकणी ने उनकी बात नहीं मानी और आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चुना। ये एक छोटा सा फैसला था, लेकिन इसने उनके भविष्य की दिशा ही बदल दी। अब जरा घटनाओं का ये सिलसिला देखिए। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन हुआ, उसके ठीक बाद तबीयत खराब होने की वजह से आईआईएम की एंट्रेंस एग्जाम छूट गई। अब कोई प्लान तो था नहीं, तो उन्होंने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में एक पजल सॉल्व किया और उन्हें नौकरी मिल गई। और वहीं उनकी मुलाकात हुई एनआर नारायण मूर्ति से। और बस इसी मुलाकात ने भारत के आईटी इतिहास के अगले चैप्टर की नींव रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्फोसिस जैसी विशाल कंपनी का निर्माण कैसे हुआ, जो एक व्यक्तिगत यात्रा से शुरू होकर एक बहुत बड़ी उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षा में बदल गई। विश्वास करना मुश्किल है ना? लेकिन 1981 में इन्फोसिस की शुरुआत पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में हुई थी। और शुरुआती पूंजी कितनी थी? सिर्फ $250। मतलब एक इतनी विनम्र शुरुआत जिससे अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो सीक्रेट क्या था? उनकी सोच। नीलेकणी ने कहा, हमने महसूस किया कि जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे हम सफल नहीं होंगे। और इसी सोच ने उन्हें 1992 में भारत का पहला टेक कैंपस बनाने के लिए प्रेरित किया। हालत ये थी कि कैंपस के सामने सड़क तक नहीं थी और उन्हें सड़क बनवाने के लिए धरना देना पड़ा था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ और असरदार थी। पहला कदम, ग्लोबल बनो। 1999 में नैस्डैक पर लिस्ट होकर दुनिया के सामने आए। दूसरा, तेजी से आगे बढ़ो। कंपनी को 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों तक पहुंचाया। और तीसरा, हमेशा बड़े लक्ष्य रखो, 100 मिलियन से लेकर $1 अरब के रेवेन्यू तक। और इस बड़ी सोच का नतीजा क्या निकला? जब नीलेकणी ने 2007 में सीईओ का पद छोड़ा, तब तक कंपनी का रेवेन्यू $3 अरब तक पहुंच चुका था। जरा सोचिए, $25 से $3 अरब तक का सफर। लेकिन नीलेकणी की कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अब हम उनके करियर के दूसरे एक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा दौर जब उन्होंने सार्वजनिक सेवा में एक ऐसी चुनौती स्वीकार की जिसका पैमाना अभूतपूर्व था। 2009 में उन्हें सरकार से सिर्फ एक पन्ने का मेमो मिला, जिसमें बस इतना लिखा था, हर भारतीय को एक यूनिक आईडी दें। यह नहीं बताया गया था कि कैसे करना है, बस इसे करो। मतलब एक ऐसे विशाल काम की शुरुआत जिसके लिए कोई रोड मैप ही नहीं था। और उस एक पन्ने के मेमो का नतीजा ये संख्या है, 1.3 अरब से ज्यादा लोग। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली बन गई। ये दिखाता है कि कैसे एक आइडिया को अरबों लोगों की हकीकत में बदला जा सकता है। और इसका असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। आज आधार के जरिए हर रोज लगभग 80 मिलियन यानी 8 करोड़ इंटरैक्शंस होते हैं। और सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी को कम करके इसने सरकार के अनुमानित $12 अरब बचाए हैं। लेकिन आधार सिर्फ एक आईडी कार्ड से कहीं बढ़कर था। ये तो एक पूरी डिजिटल क्रांति की नींव बनने वाला था। और उस क्रांति का नाम है इंडिया स्टैक। अब ये क्या है? आसान शब्दों में समझिए, ये ओपन एपीआईज का एक सेट है। मतलब एक डिजिटल हाईवे की तरह जिसे पहचान, पेमेंट और डेटा शेयरिंग के लिए बनाया गया है। इसने अनगिनत नए इनोवेशंस को जन्म दिया। इंडिया स्टैक के ये सारे हिस्से एक दूसरे पर टिके हैं। आधार ने डिजिटल पहचान दी, यूपीआई ने तुरंत पेमेंट को मुमकिन बनाया, डिजिलॉकर में डॉक्यूमेंट सुरक्षित हो गए और डीपा ने लोगों को उनके डेटा पर कंट्रोल दिया। ये सब मिलकर एक आसान डिजिटल अनुभव बनाते हैं। अरे सिर्फ यूपीआई की सफलता को ही देख लीजिए। ये अब हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा के लेन देन को प्रोसेस करता है।
इसने भारत में डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। ये दिखाता है कि एक मजबूत डिजिटल बुनियाद क्या-क्या हासिल कर सकती है। तो नीले कणी की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनके दर्शन को 3 सरल शब्दों में समझते हैं। सीखो, बनाओ और वापस दो। देखिए, कोई भी सफर असफलताओं के बिना पूरा नहीं होता। 80 के दशक में इन्फोसिस ने हार्डवेयर में हाथ आजमाया और वो असफल रहा। फिर 2014 में नीली कणी चुनाव हार गए। इन दोनों से सबक क्या मिला? जोखिम जरूर उठाएं, लेकिन अपनी मुख्य क्षमताओं से बहुत दूर न जाएं। और सबसे जरूरी बात, विश्लेषण करें, सीखें और आगे बढ़ें। उनके मूल सिद्धांत बिल्कुल साफ हैं। पहला, जीवन भर सीखना। वो कहते हैं, मैं हर सुबह नई चीजें सीखने की इच्छा से उठता हूं। दूसरा, बड़ी चीजों पर ध्यान देना, छोटी मोटी परेशानियों की जगह बड़ी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। तीसरा, दूसरों को कामयाब बनाना। और आखिर में, समाज को वापस देना। उन्होंने शिक्षा के लिए एक स्टेप की सह स्थापना की और द गिविंग प्लेज के जरिए अपनी आधी संपत्ति दान करने का वादा भी किया है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एआई जैसी नई चुनौतियों की इस दुनिया में वो अगला एक पन्ने का मेमो क्या है जो अपने आर्किटेक्ट का इंतजार कर रहा है? नंदन नीलेकणी की कहानी हमें यही दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांतियां एक बहुत ही साधारण, अप्रत्याशित पल से शुरू होती हैं।